नमस्कार साथियों, आज की क्लास में आप सबका स्वागत है। ये क्लास हिंदी से संबंधित सभी परीक्षाओं के लिए है। आज की क्लास में हम हिंदी साहित्य और व्याकरण से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। तो आइए हम आज की क्लास को शुरू करते हैं और हमारा आज का पहला प्रश्न है, उद्भव काल के नाम से आदिकाल को पुकारने वाले विद्वान कौन है? आपके पास ऑप्शंस में है डॉक्टर वासुदेव सिंह, डॉक्टर रमाशंकर शुक्ल प्रसाद, मोहन अवस्थी या बाबू श्याम सुंदर दास। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? सभी लोग अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में देते रहे। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर ए बताया है उनका उत्तर सही है। आदिकाल को उद्भव काल की संज्ञा किसने दी थी? डॉक्टर वासुदेव सिंह ने। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है, पवन शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा? आपके पास विकल्प दिए गए हैं, आप लोग ध्यान से देखिए और उसके बाद ही अपना उत्तर देना। आपके पास विकल्प दिए गए हैं पोधन अन, पौधन अन, पधन वन या पाधन अन। तो इसका सही आंसर क्या होगा? सभी लोग अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में देते रहे। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर ए बताया है उनका उत्तर सही है। पवन शब्द का सही संधि विच्छेद होगा पोधन अन। हमारा अगला प्रश्न है, अमीर खुसरो ने खड़ी बोली में जो रचनाएं की है उनकी मुख्य विधा क्या थी? आपके पास ऑप्शंस में है रासो काव्य, पहेलिया और मुकरियां, दोहा कोश या सूफी प्रेमाख्यान। तो इसका सही उत्तर होगा, बताइए, अमीर खुसरो ने खड़ी बोली में जो रचनाएं की है उनकी विधा बतानी है आपको कि उनकी विधा क्या मानी जाती है। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर बी बताया है उनका उत्तर सही है, पहेलिया और मुकरियां। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है, जिसके पास कुछ भी ना हो इस वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? आपके पास ऑप्शंस में है अकिंचन, असमर्थ, अज्ञे या अक्षम। तो इसका सही उत्तर होगा, आपके पास वाक्य दिया गया है कि जिसके पास कुछ भी ना हो, इसके लिए एक शब्द बताना है आपको कि क्या होगा। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर ए बताया है उनका उत्तर सही है, अकिंचन। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है, सूरदास को पुष्टि मार्ग का जहाज विठलनाथ ने किस ग्रंथ या अवसर पर कहा था? आपके पास ऑप्शंस में है सूरदास के जन्म पर, सूरसागर की रचना पूरी होने पर, सूरदास के अवसान मतलब मृत्यु के समय या वल्लभाचार्य से दीक्षा लेते समय। तो बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? आप जानते हैं कि पुष्टि मार्ग का जहाज सूरदास जी को कहा जाता है। आप ये भी जानते हैं कि किसने कहा है? विठलनाथ ने कहा है। अब आपको बताना है कि विठलनाथ ने सूरदास जी को पुष्टि मार्ग का जहाज किस अवसर पर कहा था। बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर सी बताया है उनका उत्तर सही है। ठीक है, सूरदास जी को पुष्टि मार्ग का जहाज विठलनाथ ने सूरदास जी की मृत्यु के समय कहा था। हमारा अगला प्रश्न है, साथियों जो पहली बार चैनल पर आए हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। हमारा अगला प्रश्न है, अन्वय शब्द में कौन सा उपसर्ग लगा है? आपके पास ऑप्शंस में है अन, अनु, अव या अ। तो इसका सही उत्तर होगा, आपके पास शब्द दिया गया है अन्वय, आपको बताना है कि इसमें कौन सा उपसर्ग लगा है। तो बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर बी बताया है उनका उत्तर सही है और जिन्होंने ऑप्शन नंबर ए बताया है उनका उत्तर गलत है। अन्वय शब्द में कौन सा उपसर्ग लगा है? अनु। हमारा अगला प्रश्न है, रामचंद्रिका को छंदों का अजायब घर किस आलोचक ने कहा है? आपके पास ऑप्शंस में है डॉक्टर राम कुमार वर्मा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर जगन्नाथ प्रसाद शर्मा या रामस्वरूप चतुर्वेदी। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? बताइए, रामचंद्रिका को छंदों का अजायब घर किस आलोचक ने कहा है? पहले आप मुझे ये बताइए कि रामचंद्रिका किसकी रचना है? बिल्कुल सही। रामचंद्रिका किसकी रचना है? केशवदास जी की। अब आपको बताना है कि इस रचना को छंदों का अजायब घर किसने कहा है? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर डी बताया है उनका उत्तर सही है, रामस्वरूप चतुर्वेदी ने। हमारा अगला प्रश्न है,
घनश्याम शब्द में कौन सा समास है? आपके पास ऑप्शंस में है तत्पुरुष, कर्मधारय, अव्ययभाव या द्वंद्व। तो इसका सही उत्तर होगा, बताइए, आपके पास घनश्याम शब्द दिया गया है, आपको बताना है कि यह किस समास का उदाहरण है। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर बी बताया है उनका उत्तर सही है। घनश्याम शब्द में कौन सा समास है? कर्मधारय समास। हमारा अगला प्रश्न है, अति सूदो स्नेह को मारक है, जहां नेको सयानप बांक नहीं। यह पंक्ति किस रीति मुक्त कवि की है? आपके पास ऑप्शंस में है बोधा, ठाकुर, आलम या घनानंद। तो इसका सही उत्तर होगा, अति सूधु स्नेह को मारक है, जहां नेको सयानप बांक नहीं। यह पंक्ति किस रीति मुक्त कवि की है? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर डी बताया है उनका उत्तर सही है। यह किसकी पंक्तियां है? घनानंद जी की है। और आप जानते हैं कि घनानंद जो है वो रीति मुक्त कवि माने जाते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, कलेजा ठंडा होना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? आपके पास ऑप्शंस में है बहुत खुश होना, संतोष होना या शांति मिलना, बीमार होना या जी घबराना। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, बताइए। आपके पास मुहावरा दिया गया है कलेजा ठंडा होना। इसका सही अर्थ बताना है आपको कि क्या होगा। बहुत खुश होना, संतोष होना या शांति मिलना या बीमार होना। तो बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर बी बताया है उनका उत्तर सही है। कलेजा ठंडा होना मतलब शांति मिलना। हमारा अगला प्रश्न है, भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा संपादित उस पत्रिका का नाम बताइए जो विशेष रूप से महिलाओं के लिए थी। प्रश्न को ध्यान से सुना मेरे दोस्तों। प्रश्न पूछा गया है कि भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा संपादित उस पत्रिका का नाम बताइए जो विशेष रूप से महिलाओं के लिए निकाली गई थी। आपके पास ऑप्शंस में है कवि वचन सुधा, हरिश्चंद्र मैगजीन, बाला बोधनी या आनंद कादम्बिनी। तो इसका सही उत्तर होगा, आप जानते हैं कि भारतेंदु हरिश्चंद्र जी द्वारा 3 पत्रिकाएं संपादित की गई थी, कवि बच्चन सुधा, हरिश्चंद्र मैगजीन और बाला बोधनी। तो बताइए महिलाओं से संबंधित इनकी कौन सी पत्रिका मानी जाती है? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर सी बताया है उनका उत्तर सही है। बाला बोधनी पत्रिका जो है वो महिलाओं से संबंधित थी। हमारा अगला प्रश्न है, और साथियों आज का आपके लिए प्रश्न है कि आनंद कादम्बरी के संपादक कौन रहे हैं? ठीक है, सभी लोग मुझे कमेंट करके अवश्य बताना जब भी आप इस क्लास को देखेंगे। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण मूर्धन्य है? आपके पास ऑप्शंस में है च, ट, त, प। तो इसका सही उत्तर होगा, बताइए निम्न में से कौन सा वर्ण मूर्धन्य है? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर बी बताया है उनका उत्तर सही है। ट जो वर्ण है वो मूर्धन्य है। हमारा अगला प्रश्न है, साकेत महाकाव्य में किस उपेक्षित पात्रा के विरह का वर्णन मुख्य रूप से किया गया है? आपके पास ऑप्शंस में है सीता, उर्मिला, यशोधरा या राधा। तो इसका सही उत्तर होगा, सबसे पहले आप मुझे बताइए कि साकेत जो महाकाव्य है इसके रचनाकार कौन है? बिल्कुल सही। साकेत किसकी रचना है? मैथिली शरण गुप्त जी की रचना है। अब आपको बताना है कि इस महाकाव्य में किस उपेक्षित पात्रा के विरह का वर्णन किया गया है मुख्य रूप से। बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर बी बताया है उनका उत्तर सही है, उर्मिला का। कौन से सर्ग में किया गया है? कई बार परीक्षा में ये भी प्रश्न पूछा जाता है। बिल्कुल सही, 90वें सर्ग में। और साकेत में कुल कितने सर्ग हैं? सभी लोग मुझे कमेंट करके बता दीजिए। हमारा अगला प्रश्न है, विकृत वेशभूषा, वाणी या चेष्टा को देखकर जो विनोद का भाव जागृत होता है वहां कौन सा रस होता है? आपके पास ऑप्शंस में है करुण रस, अद्भुत रस, हास्य रस या विभत्स रस।
तो इसका सही उत्तर होगा, आपसे प्रश्न पूछा गया है कि विकृत वेशभूषा, वाणी या चेष्टा को देखकर जो विनोद का भाव जागृत होता है वहां कौन सा रस होता है? बताइए, तब कौन सा रस होता है? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर सी बताया है उनका उत्तर सही है, और जिन्होंने ऑप्शन नंबर बी बताया है उनका उत्तर गलत है। विकृत वेशभूषा या वाणी चेष्टा को देखकर मन में कैसा भाव उत्पन्न होता है? हास्य रस। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है, छायावाद शब्द का प्रथम प्रयोग किस आलोचक ने अपने लेखों में किया था? आपके पास ऑप्शंस में है मुकुटधर पांडे, रामचंद्र शुक्ल, नंदुलारे वाजपेयी या जयशंकर प्रसाद। तो इसका सही उत्तर होगा, छायावाद शब्द का प्रथम प्रयोग किस आलोचक ने अपने लेखों में किया था? बताइए। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर ए बताया है उनका उत्तर सही है। मुकुटधर पांडे जी ने सबसे पहले अपने लेखों में छायावाद शब्द का वर्णन किया था। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है, बुढ़ापा शब्द किस प्रकार की संज्ञा का उदाहरण है? आपके पास ऑप्शंस में है जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, भाववाचक या समूहवाचक। तो इसका सही उत्तर होगा, बताइए, आपके पास बुढ़ापा शब्द दिया गया है, आपको बताना है कि बुढ़ापा शब्द किस संज्ञा का उदाहरण है। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर सी बताया है उनका उत्तर सही है। बुढ़ापा भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है। हमारा अगला प्रश्न है, कलम का जादूगर किस गद्यकार या रेखा चित्रकार को कहा जाता है? आपके पास ऑप्शंस में है प्रेमचंद, रामवृक्ष बेनीपुरी, महादेवी वर्मा या जैनेन्द्र कुम्हार। तो इसका सही उत्तर होगा, कलम का जादूगर किस गद्यकार या रेखा चित्रकार को कहा जाता है? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर बी बताया है उनका उत्तर सही है, रामवृक्ष बेनीपुरी को। और जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर ए बताया है उनका उत्तर गलत है। कलम का सिपाही कहा जाता है प्रेमचंद को। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना है आपने। और कलम का जादूगर रामवृक्ष बेनीपुरी को कहा जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, हमारा प्रश्न है, प्रत्येक शब्द का संधि विच्छेद करने पर कौन सी संधि प्राप्त होगी? आपके पास ऑप्शंस में है दीर्घ संधि, यण संधि, वृद्धि संधि या गुण संधि। तो इसका सही उत्तर होगा, बताइए, आपके पास शब्द दिया गया है प्रत्येक, इसका संधि विच्छेद करने पर आपको बताना है कि आपको कौन सी संधि प्राप्त होगी या किस संधि का उदाहरण है प्रत्येक शब्द। तो बताइए, इसका सही उत्तर क्या होगा? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर बी बताया है उनका उत्तर सही है। प्रत्येक शब्द का संधि विच्छेद करने पर हमें कौन सी संधि प्राप्त होगी? यण संधि। हमारा अगला प्रश्न है, तार सप्तक के कवियों को राहों के अन्वेषी किसने कहा था? आपके पास ऑप्शंस में है मुक्तिबोध, प्रभाकर माचवे, अज्ञे या रामविलास शर्मा। तो इसका सही उत्तर होगा, तार सप्तक के कवियों को राहों के अन्वेषी किसने कहा था? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर सी बताया है उनका उत्तर सही है। किसने कहा था? अज्ञे जी ने कहा था। तार सप्तक के जो कवि रहे हैं उन्हें राहों का अन्वेषी किसने कहा है? अज्ञे जी ने। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है, चरण कमल बंदो हरिराई में कौन सा अलंकार है? आपके पास ऑप्शंस में है उपमा, रूपक, श्लेष या यमक। तो इसका सही उत्तर होगा, चरण कमल बंदो हरिराई। ये पंक्ति दी गई है आपके पास और आपको बताना है कि इसमें कौन सा अलंकार है। बताइए, इसका सही उत्तर क्या होगा? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर बी बताया है उनका उत्तर सही है। ठीक है, कौन सा अलंकार है? रूपक अलंकार। हमारा अगला प्रश्न है, मेला आंचल उपन्यास के पृष्ठभूमि में बिहार के किस जिले के पूर्णिया अंचल का चित्रण है? प्रश्न को ध्यान से सुनिए। प्रश्न में पूछा गया है कि मेला आंचल,
उपन्यास की पृष्ठभूमि में बिहार के किस जिले में पूर्णिया अंचल का चित्रण है? आपके पास ऑप्शंस में है दरभंगा, मेरीगंज गांव, पूर्णिया जिला, छपरा या गया। तो इसका सही उत्तर होगा, सबसे पहले आप मुझे ये बताइए कि जो मेला आंचल उपन्यास है इसके रचनाकार कौन है? बिल्कुल सही, मेला आंचल किसका उपन्यास है? फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा रचित है। ठीक है, अब बताइए कि इस जो उपन्यास की पृष्ठभूमि रही है वो बिहार के किस जिले के पूर्णिया अंचल का चित्रण किया गया है इसमें? बिल्कुल सही, जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर बी बताया है उनका उत्तर सही है, मेरीगंज गांव। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है, शुद्ध वर्तनी का चयन करना है। आपके पास विकल्प दिए गए हैं, आप लोग ध्यान से देखिए और मुझे बताइए कि कवित्री शब्द जो है वो शुद्ध किस तरह से लिखा जाता है। तो बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? बिल्कुल सही, जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर बी बताया है उनका उत्तर सही है, कवित्री शब्द जो है वो शुद्ध इस तरह से लिखा जाता है। ठीक है, और जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर बी डी बताया है उनका उत्तर गलत है। इस बात का ध्यान रखना है, और ये परीक्षा में, हर परीक्षा में प्रश्न पूछा ही जाता है, तो आपने ध्यान रखना है कि कवित्री शब्द जो है वो किस तरह से लिखा जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, आधे अधूरे नाटक के रचनाकार कौन है? आपके पास ऑप्शंस में है लक्ष्मी नारायण लाल, मोहन राकेश, सुरेंद्र वर्मा या भीष्म सहानी। तो इसका सही उत्तर होगा, बताइए आधे अधूरे नाटक के रचनाकार कौन है? बिल्कुल सही, जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर बी बताया है उनका उत्तर सही है, आधे अधूरे नाटक के रचनाकार है मोहन राकेश। हमारा अगला प्रश्न है, साथियों जिन्होंने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, और जिन्होंने अभी तक वीडियो को शेयर नहीं किया है अगर हो सके तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कर दीजिए। हमारा अगला प्रश्न है, जो क्रिया अभी हो रही हो उसे कौन सा काल कहते हैं? आपके पास ऑप्शंस में है सामान्य वर्तमान, तात्कालिक या अपूर्ण वर्तमान या संदिग्ध वर्तमान या पूर्ण वर्तमान। तो इसका सही उत्तर होगा, जो क्रिया अभी हो रही हो, जैसे वह पढ़ रहा है, उसे कौन सा काल कहते हैं? बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? आपके पास एक वाक्य दिया जाता है, वह पढ़ रहा है, आपको बताना है कि यह किस काल का उदाहरण है। बिल्कुल सही, जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर बी बताया है उनका उत्तर सही है, तात्कालिक या अपूर्ण वर्तमान, और जिन्होंने ऑप्शन नंबर ए बताया है उनका उत्तर गलत है, वह पढ़ रहा है। तो कौन सा काल है इसमें? तात्कालिक वर्तमान, अपूर्ण वर्तमान। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य की प्रसिद्ध कहानी परिंदे के लेखक कौन है, जिसे नामवर सिंह ने नई कहानी की शुरुआत माना? आपके पास ऑप्शंस में है कमलेश्वर, राजेंद्र यादव, निर्मल वर्मा या मोहन राकेश। तो इसका सही उत्तर होगा, बताइए हिंदी साहित्य की प्रसिद्ध कहानी है परिंदे, इसके लेखक कौन है? और आपने इस प्रश्न के साथ साथ एक प्रश्न और ध्यान रखना है कि इसे नामवर सिंह ने नई कहानी की शुरुआत भी माना है। तो बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? बिल्कुल सही, जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर सी बताया है उनका उत्तर सही है, परिंदे कहानी के लेखक कौन है? निर्मल वर्मा, और इस कहानी को डॉक्टर नामवर सिंह ने नई कहानी की शुरुआत भी माना है। ठीक है, तो साथियों ये थे हमारे आज के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जिस पर हमने चर्चा की। अगर आपको क्लास पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, और अगर हो सके तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कर देना, और जो प्रश्न मैंने आपसे पूछे हैं आप सभी लोग अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में अवश्य देना। ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।